नमस्कार, मैं संदीप तिवारी और आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बाल युवा नारी जागृति मंच की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष रीना मेहरा जी को, जो कि राजनीति से ताल्लुक रखती हैं और पेशे से एडवोकेट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। रीना जी, ये जो संस्था है महिला सम्मान के लिए काफी चर्चित है जी। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी देखिए, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं रीना मेहरा, एडवोकेट, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ और आम आदमी पार्टी की लोकसभा की पश्चिमी दिल्ली की अध्यक्षा हूँ। और 2006 से मैं बाल युवा नारी जागृति मंच के साथ जुड़ी हुई हूँ और जिसमें कि मैं दिल्ली प्रदेश का कार्यभार देख रही हूँ। अभी हाल ही में हमने पीछे ही प्रोग्राम किया था संदीप जी, जिसमें कि हमने 3100 महिलाओं को सम्मानित किया था। और इस बार का हमारा दूसरा जो अब हम एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा लक्ष्य 11,000 महिलाओं को संपूर्ण भारत से हमने महिलाओं को निमंत्रण दिया है, जो भी किसी भी फील्ड में काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, समाज के लिए, जनता के हक और हित का के लिए काम कर रही हैं। हमने उन्हें निमंत्रण दिया है, खुला निमंत्रण है हमारी तरफ से। आप आइए और आप सम्मान की हकदार हैं। और 11,000 महिलाओं का इस बार सम्मान पत्र तैयार है हमारी तरफ से जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये महिलाएं कहां से आती हैं और किस तरह से आप लोगों को एक इनविटेशन भेजते हैं? देखिए, पहले तो ये था कि दिल्ली की महिलाएं ही आती थी हमारे पास, और दिल्ली के बाद हरियाणा से, पंजाब से, केरला से, मध्य प्रदेश से, मतलब मैं अगर बताने लगी तो पूरे भारत के नक्शे की बात चल जाएगी। अच्छा। तो इस तरह से हो रहा है और इसलिए इस बार हमारा लक्ष्य 11,000 महिलाओं का है। आपने लक्ष्य की बात की तो आपने बताया जैसे कि महिला सशक्तिकरण पे ये संस्था जो है काम करती जी, है। बिल्कुल। और आप महिला सम्मान जैसे जो आप एक बार आप इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि महिला सम्मान आप देते क्यों हैं और उनका कुछ योगदान रहता है, या फिर आपके पास किस किस तरह के लोग आते हैं? जो महिलाएं कुछ उत्पीड़ित भी रहती हैं, तो किस किस तरह के लोग आते हैं? देखिए, जहाँ तक सम्मान की बात है तो महिला हो या पुरुष हो, अगर समाज में कोई अच्छा कार्य करता है ना, तो वो समाज में सम्मान का हकदार है। और कई बार ऐसा होता है कि समाज में कुछ एक ऐसी महिलाएं होती हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रही होती हैं, बहुत ही अच्छे और नेक कार्य कर रही होती हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी कारणवश उन पर कभी किसी की निगाह नहीं पड़ती, कभी किसी को पता नहीं चलता कि ये महिला इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है और इतनी कर्मठ है समाज के लिए। लेकिन बाल युवा नारी जागृति मंच जो है, इसमें ऐसी मतलब कि महिलाओं को लाकर खड़ा कर दिया है मंच पर, ऐसी महिलाओं को सम्मान दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि लकड़ी सर पर ढोने वाली महिला से लेकर झाड़ू पोछा करने वाली महिला तक को, और IPS दर्जे की और इस तरीके की जितनी भी महिलाएं हैं, अच्छे लेवल पर हमारे पास काम करने वाली महिलाएं जिन्होंने समाज और समाज के लोगों के हक और हित के लिए काम किया है, उन्हीं महिलाओं को हम सम्मान देते हैं। और इस बार का हमारा लक्ष्य है संदीप जी कि हमने 3100 महिलाओं को पहले ही सम्मान दिया है और इस बार का हमारा लक्ष्य पूरा 11,000 महिलाओं को सम्मान देने का है। मुझे बहुत खुशी होती है जब ये बात होती है कि महिला सम्मान की, क्योंकि भारत तो विभिन्नताओं का देश है और यहाँ पर मेन भारत माता, जब माता को इतना सम्मान दिया जाता है तो महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं? तो इस माध्यम से हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। हमारे सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो संस्था है, जो रीना मेहरा जी हैं, जो अध्यक्ष हैं, और ये संस्था महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है। महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा हो, किसी भी तरह का दहेज प्रथा और कई सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए मैडम, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं इनको समझ सके आपकी संस्था को, और कुछ ऐसे उत्पीड़ित जो हों जैसे भ्रूण हत्या से रिलेटेड या किसी भी मुद्दे से, तो महिलाएं आपके संस्था के पास आ सकें और आपसे सहयोग ले सकें, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताइए। बिल्कुल जी, देखिए, संस्था का काम होता है किसी की भी सेवा करना, ठीक है? अगर कोई परेशान है, किसी की कोई समस्या है, उसका समाधान करना। तो ये है कि आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ी हुई हूँ। कई ऐसे कार्य होते हैं जो कि आम आदमी पार्टी द्वारा मैंने किए हैं लोगों के। कई ऐसे काम है, मैं पेशे में हूँ वकालत के,
वकालत के अपने पेशे से मैंने ऐसे लोगों के काम किए हैं। और कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो हमारे बराबरी, हम अगर किसी की कुछ थोड़ी सी भी मदद करते हैं ना, उसको अगर जागरूक करते हैं किसी बात के लिए, तो भी उनका वो काम हो जाता है। तो ये है कि हर तरह से हम हर फील्ड में ईश्वर की कृपा से सक्षम हैं। और बहुत ऐसी हमारे पास टीम है जो इस महिलाओं पर काम करती है। बहुत से लोग हैं, बहुत से एडवोकेट्स हैं, बहुत से समाज सेवी हैं हमारे साथ, जो महिलाओं के ऊपर ही काम करते हैं। किसी भी समस्या को लेकर कोई भी महिला है, दिन हो या रात हो, हमें संपर्क कर सकती है। मेरा फ़ोन नंबर आप सभी के पास है। आप पेशे से एडवोकेट हैं, आपने न्याय की बात किया जी। अभी हाल फिलहाल खबर में जैसे कि दिल्ली की घटना हुई थी, फिर एक अंकिता का उत्तराखंड की भी एक घटना हुई थी जिसमें कि होटल में वो सारी घटना हुई थी। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका यहाँ पर कमज़ोर नज़र आती है। ये मतलब इंसाफ मिलते मिलते कई दफ़ा 5 साल 6 साल 1 साल 2 साल लग जाते हैं। निर्भया कांड भी था, उसमें भी जो 5 दोषी थे उनको एक तरह से फांसी मिलते मिलते काफ़ी टाइम हो गया। तो एक तरह से आप जैसे एडवोकेट भी हैं पेशे से, तो बहुत सारी महिलाओं के मन में ये है कि कानून तो कुछ कर ही नहीं सकता है, जैसे एक तरह से हाई कोर्ट जाएंगे तो परेशान रहेंगे। तो उसके बारे में अगर कोई न्यायपालिका से हेल्प, कुछ सहायता चाहता है तो आपसे वो कैसे संपर्क कर सकता है? और इस मुद्दे पर भी आप अपना विचार रखेंगी जो मैंने मुद्दा उठाया कि शोषण का एक तरह सेफ्टी का जो मुद्दा है कि सेफ नहीं है, तो इसके बारे में आप अपनी राय रखिए। संदीप जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की है। क्या होता है कि जब इंसान हार जाता है ना, थक हार कर बैठता है, तो वो न्यायपालिका का सहारा लेता है। न्यायपालिका, ठीक है, जहाँ न्याय मिलता है। और जब वहाँ से भी हम लोगों को, अगर महिलाओं के केसेस जो होते हैं वहाँ से भी अगर हमें कोई न्याय सही नहीं मिलता ना, तो न्यायपालिका से भी कई लोगों का विश्वास उठ जाता है। लेकिन मैं एक एडवोकेट होने के नाते ये कहती हूँ कि आप यकीन मानिए कि हम तय तक जाने की कोशिश करते हैं जी। हम तय तक जाने की कोशिश करते हैं, और मतलब उचित से उचित जो हो सकता है ना किसी भी केस में, उसकी बारीकियों तक जाकर, और जो मुजरिम हैं उनको सजा दिलवाने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद में संदीप जी एक बार आपको रोकूंगी और मैं ये बताना चाहूंगी कि आप देखेंगे समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर की मैं आवाज उठाती रही हूँ। एंटी स्टॉकिंग बिल पर भी मैंने काम किया है जी, ठीक है। लेकिन ये है कि केंद्र सरकार सोई है, कौन सोया है, ये सभी को जागने की जरूरत है। लेकिन ये है कि मैंने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है। मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूं कि मैंने, क्योंकि एंटी स्टॉकिंग बिल पर भी काम किया है। बात करते हैं संस्था के कार्यकाल की, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो एनजीओ संस्था है, ये ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण में जो ग्रामीण निवासी हैं उनके लिए भी सहयोग प्रदान कर रही है? बिल्कुल जी। या फिर क्या सर्कल है, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कैसे मदद करते हैं? गांव-गांव पहुंचते हैं, शहर में जाते हैं, अगर कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम आपका है तो उसको कैसे ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाते हैं? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रही है आपका संस्था, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल जी संदीप जी, देखिए कि समाचार निर्देश और बाल युवा नारी जागृति जी, ठीक है। मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगी कि जो बाल युवा नारी जागृति मंच है, यहाँ एक हमारा सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। समाचार निर्देश के माध्यम से घर घर तक हमारा कुछ भी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, कुछ भी प्रोग्राम किसी भी तरह का, कोई जनता को फ़ायदा पहुंचाने का है या जनता को हक और उनके हित की बात है, हमारे माध्यम से क्या है कि वो चैनल पर चलता है। अच्छा। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देखते हैं और लाभ भी उठाते हैं। उसके बाद भी अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो हमारा तो खुला निमंत्रण है, हम तो कैमरे के माध्यम से कह ही रहे हैं, आप आइए, हमसे मिलिए। हरियाणा में भ्रूण हत्या काफ़ी ज़्यादा चर्चित है जी। और हरियाणा को एक अपेक्षित दृष्टि से सभी देख रहे हैं, और ये आज से नहीं है, 10, 15, 20 सालों से ज़्यादा बढ़ चुका है। भ्रूण हत्या के बारे में आपका क्या विचार है और इसको कैसे रोक लगाया जा सकता है? देखिए, भ्रूण हत्या जो है ना, वो एक ना मतलब कि रूढ़िवादी सोच है जी। रूढ़िवादी सोच क्या है कि लड़का और लड़की में अंतर, क्योंकि लोग ना लड़की पैदा नहीं करना चाहते, लड़का तो पैदा करना चाहते हैं। अगर लड़के की चाहत में तो लड़की का गला घोट दिया जाता है पेट में ही, लड़की नहीं चाहते लेकिन लड़का चाहते हैं। तो ये है कि, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी लड़की से तो लड़का पैदा होगा, वही तो आगे जाकर माँ बनेगी। अगर आप महिलाओं की उत्पत्ति या महिलाओं का ही जन्म रोक देंगे तो आप कहाँ से पुत्र प्राप्ति करेंगे, कहाँ से ये देश प्रधान बनेगा? पुरुष प्रधान देश की बात होती है,
तो ये मतलब बहुत, ये इतना लंबा, ये आपने मेरे से सवाल तो बहुत 2 शब्दों में किया है, लेकिन इसका जो जवाब है ना संदीप जी, वो जवाब बहुत लंबा है, बहुत गहराई वाला जवाब है। मतलब जब ये बात चलती है भ्रूण हत्या की, तो खासकर हम लोग तो हैं, महिलाएं जो हैं कुछ भावुक भी हो जाती हैं, कभी हमें अग्रेसिव भी हो जाती हैं कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा हम लोगों को ना। जैसा कि आप राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुक रखती हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या दिल्ली अभी महिलाओं के लिए सेफ है, या पिछले 10 सालों का अगर कंपैरिजन करें तो केजरीवाल का जो शासन है वो ज़्यादा सुदृढ़ साबित हुआ है? क्या सोच है आपकी? देखिए, पिछले 10 सालों पर आप नज़र करें एक बार, तो उसमें क्या है कि महिलाओं के लिए बहुत से काम हुए हैं जी। महिलाओं में आपने देखा होगा डीटीसी बस है, दिल्ली की जो बसें हैं उसमें डीटीसी बस की बात करें मैडम अगर, तो अब बात ऐसी आती है कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं किराया, जो कि 40,000 सैलरी भी पा रही हैं, 50,000, तो क्या उनके लिए भी फ्री होना चाहिए? और एक आम आदमी जो कि गरीब है, जो 12,000 रुपए महीने का कमा रहा है, वो किराया भर के जा रहा है बस में। तो आपने जैसे बात किया कि महिला है तो उनके लिए फ्री कर दिया गया है, जरूरी नहीं कि सारी महिलाएं गरीब ही हैं। 40,000 के करीब सैलरी अगर वो पा रही है तो 15-20 रुपए टिकट का लेकर जा सकते, जबकि 12,000 कमाने वाला एक आदमी वो की टिकट लेके जा रहा है। तो ये क्या है, ये सही है या नहीं सही है? आप इस पे अपना मुद्दा रखिए। देखिए, क्या होता है ना, अगर कोई भी योजना आती है, कुछ भी जी, सस्ता सामान कौन खरीदता है? गरीब आदमी जी। और जो अमीर आदमी होता है वो हमेशा एक्सपेंसिव जो होता है ना उसी को खरीदना पसंद करता है। अब ये है कि दिल्ली में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। महिलाएं जो हैं, जो सुबह से शाम तक काम कर रही हैं, कहीं जा रही हैं, 8,000 या 10,000 से ज़्यादा नहीं पाती हैं, लेकिन क्या है, उनका आने जाने का जो खर्च होता था महीने का, हम उन महिलाओं से हमने बात की तो ये था कि किराए में ही उनका 2 या 3,000 चला जाता था। लेकिन जब से ये बसें फ्री हुई हैं उनको बहुत लाभ मिला है, और आप देख रहे हैं कि दिल्ली में एसी बसें चल रही हैं, और क्या है कि महिलाओं को बहुत इससे लाभ मिल रहा है, महिलाओं की बहुत दुआएं भी मिल रही हैं साथ में। हम अपने असल मुद्दे पर आते हैं, जैसा कि मैंने आपसे प्रश्न किया था कि क्या अब दिल्ली महिलाओं के सेफ रह गई है या नहीं, उसके बारे में आप एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए, दिल्ली महिलाओं के लिए सेफ है, ठीक है। अगर हम बाहर के राज्यों की बात करते हैं, ठीक है, बाहर के राज्यों के हिसाब से अगर हम दिल्ली को देखते हैं तो बहुत सी सेफ्टी यहाँ पर दिल्ली में प्रोवाइड इस वजह से है क्योंकि जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि कैमरे हैं, जगह जगह पर दिल्ली सरकार ने कैमरे लगाए हुए हैं। अगर कहीं भी कोई रेप या किसी भी तरह की महिला के साथ शोषण की घटना होती है तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और उसके माध्यम से मुजरिम तक पहुंचा जाता है। हाल फिलहाल अभी स्कूटी वाली जो घटना हुई थी, जिसने पूरे दिल्ली राज्य में एक तरह से हिला के रख दिया, सभी लोगों को झकझोर के रख दिया। इतनी बड़ी घटना उस लड़की के साथ एक तरह से हुई, और सीसीटीवी कैमरे की अगर आप बात कर रही हैं तो दूर दूर तक कैमरे एक तरह से नाकाम साबित हुए, जिसके कारण हाँ, हालांकि कुछ उनको जरूर सबूत मिले, लेकिन बहुत ज्यादा समय लग जाता है इन सब चीजों। मुख्य अपराधी जो होते हैं उनको पकड़ते पकड़ाते काफी समय लग जाता है। तो क्या यही शासन है जिसके बारे में आप बता रही हो कि बहुत सेफ है, काफी अच्छा हो चुका है पहले की अपेक्षा? फिर भी तो अभी पिछले साल जब घटना हुई, इस साल भी घटना ही हुई और होती जा रही है, तो कैसे सेफ मान लें? देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है इस बात का तो आपको पता है कि दिल्ली सरकार तो काम कर रही है जी, ठीक है, महिलाओं पर, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है? बिल्कुल, ठीक है ना। अगर दिल्ली सरकार की आप मानेंगे कि अभी से कुछ टाइम पहले की जो भी अगर मैं बताऊंगी 10 साल हो गए हैं, सिर्फ एक ही गुहार है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के हाथ में आए, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की डिमांड हम लोग समय समय पर करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद भी हम महिला सम्मान और महिला सेफ्टी पर काम कर रहे हैं जी जी। एनजीओ को सरकार से कुछ प्रोत्साहन मिलता है, कुछ प्रावधान है, या फिर आप लोग जैसे कि महिलाओं की सहायता करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं, जाने आने का कार्यकारिणी आपकी एक समिति होगी, एक सदस्य होंगे उसमें कई सारे, तो उनका जो एफोर्डेबल जो चार्ज होता है आने जाने का, रहने का, खाने का, महिलाओं को सहायता करने का, वो कैसे आप बेयर करते हो? मतलब कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता है आपको, आपकी संस्था को कुछ प्रावधान है, या फिर कैसे आप लोग इसको मैनेज करते हैं? नहीं जी, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमने कोई सहायता नहीं ली। हमारी तरफ से क्या है कि सभी महिलाओं को सम्मान पत्र दिए जाते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। अभी तक तो ये है कि हम लोग ही अपनी तरफ से, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं,
जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सेवा करते हैं और इस तरीके से ये एनजीओ चलता ही जा रहा है। तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जैसे कि आप आम आदमी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखती हैं जी। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपने बताया कि 3100 महिलाओं को अभी सम्मानित किया गया और आगे भी 11,000 महिलाओं को सम्मानित करने का प्रावधान हमने रखा है जी। क्या आपको नहीं लगता है कि केजरीवाल सरकार है एक तरह से, या कोई भी राज्य की सरकार हो, ऐसे एनजीओ को जो कि हर साल महिलाओं की, इतनी सारी महिलाओं को जो कि एक तरह से दहेज प्रथा से या फिर किसी भी तरह के मुद्दों से परेशान हैं और उनको सहायता कर रही है, तो इनके लिए फंड की व्यवस्था क्यों नहीं मुहैया करा पाती है सरकार? क्या कारण फंसता है ऐसा? क्योंकि आप राजनीति से भी ताल्लुक रखती हैं और पहले भी रखती, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्या कारण ऐसा होता है? कारण क्या होता है ना कि कुछ ये होता है कि अपनी निजी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है। तो इस संस्था का अभी तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने अच्छी बात बताई संदीप जी, इस पर हम गौर करेंगे और दिल्ली सरकार हमारी मदद पूरी करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली सरकार हमारे साथ है। जितने भी एनजीओ चला रहे हैं, तो अगर उनको फंड नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब आप उनको ये कह रही हैं पूरी मदद करेगी, केवल आश्वासन मात्र है, आपको उसकी रणनीतियाँ या उसके बारे में वो कैसे मदद मिलेगी, कुछ प्रावधान है इसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बता सकेंगे? आप देखिए कि हर चीज़ का क्या होता है ना कि हर चीज़ का एक कुछ भी कार्य करना होता है ना, उसका एक मतलब स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। जो पुरानी एनजीओस चल रही हैं सभी एनजीओस को लाभ मिल रहा है, ठीक है ना, सभी एनजीओस को लाभ मिल रहा है और अब अपनी एनजीओ है इसमें भी लाभ मिल ही रहा हो, ठीक है ना। जी। मिल भी रहा है क्योंकि जिस तरीके से देखो महिलाएं आ रही हैं, ठीक है, सभी के लिए करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी तरफ से भी, लेकिन यह है कि कुछ लाभ मिल रहा है और कुछ हम चाहते हैं कि हमें और भी लाभ मिले। आपकी तरफ से हमें ये सुझाव मिला है, आज इस पर हम गौर करेंगे। लेकिन यह है कि बाकी एनजीओस की बात करें तो सभी एनजीओस को लाभ मिल रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो ये थी हमारे साथ स्टूडियो में रीना मेहरा जी, जो कि बाल युवा नारी जागृति मंच की अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश की। बाल युवा नारी जागृति मंच के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया, ये संस्था महिला सशक्तिकरण, दहेज प्रथा से लेके और किसी भी तरह के गरीबी उन्मूलन, किसी भी तरह के मुद्दे पर बाल युवा नारी जागृति काम करती है। और जैसा कि इन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को ये सारी बातें पसंद आई होंगी। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।